हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका माइंड कॉमर्स लैब में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्क, एक्सप्लेन इट्स टाइप। रिस्क की परिभाषा दीजिए, जोखिम की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों को समझाइए। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। रिस्क क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्या? किसकी? समथिंग बैड हैपनिंग, कुछ अनिश्चित या फिर बुरा होने की संभावना है। कंप्राइजिंग ए लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एन एक्टिविटी, पार्टिकुलरली नेगेटिव एंड अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस। मीन्स की कुछ ऐसे बैड हैपनिंग, कुछ ऐसी अनिश्चितता, कुछ ऐसा नुकसान, लॉसेस होने की संभावना जो कि हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ऐसे कुछ होने की संभावना होती है, उसको क्या बोलेंगे? हम जोखिम बोलेंगे। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की संभावना या फिर कोई अनिश्चितता होने की संभावना इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ बुरा होने की संभावना। क्या बोलेंगे? उसको हम जोखिम बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप क्या क्या है इसके। फर्स्ट है स्पेकुलेटिव रिस्क, सट्टात्मक जोखिम। मीन्स की यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे कि हम शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे पता नहीं होता है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, तो कब हमें प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कुछ पता नहीं होता है। ये जुआ खेलते हैं लोग, वहां भी पता नहीं होता है उनको कि प्रॉफिट होगा या फिर वो हार जाएंगे। या फिर लॉटरी का टिकट खरीदा आपने, तो वहां भी लॉस होने का या प्रॉफिट होने का चांस रहता है। तो ऐसे टाइप के हम क्या बोलेंगे? स्पेकुलेटिव रिस्क बोलेंगे। सेकेंड है हमारा प्योर रिस्क, शुद्ध जोखिम। मीन्स कि यहाँ पे तय होता है कि लॉस होना ही होना है, पोटेंशियल फॉर लॉस नॉट प्रॉफिट। मीन्स कि फिक्स होता है यहाँ पे लॉस होना है, होना, प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि अगर एक्सीडेंट होगा तो लॉस होगा, डेथ हो गई या फिर फायर लग गई तो क्या होगा? लॉस तय है। नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे आपको मनी के टर्म में लॉस हो रहा है, जहां पे आपको मनी का लिए नुकसान हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हम फाइनेंशियल रिस्क बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क। मीन्स कि जहां पे आपका मनी के टर्म में आपके रुपयों का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल। जैसे कि अगर आपको इमोशनली या फिर मेंटली कोई इफेक्ट पड़ रहा है आप पे, किसी के आत्मसम्मान को, सम्मान को ठेस पहुंच रही है, रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच रही है, इस टाइप से अगर किसी को इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फाइनेंशियल। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिस्क, प्राकृतिक जोखिम। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, तो इस टाइप के जो भी रिस्क होते हैं उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिस्क बोलेंगे, जो प्रकृति कारण होता है, नेचर के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिस्क। मीन्स की जो इंसानों की गलतियों से होता है, ह्यूमन एरर से जो होगा, उनके कारणों से कुछ होता, कोई गलती से कुछ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ह्यूमन रिस्क बोलेंगे। जैसे चोरी हो, किसी ने कर ली, फ्रॉड कर लिया, या फिर कोई दुर्घटना हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ह्यूमन रिस्क बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज इंश्योरेंस, बीमा क्या है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को समझाइए। तो बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस इज ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस क्या है? एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है। किससे? फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय हानि से सुरक्षा है। इन विच इन एक्सचेंज फॉर ए फीस, एक फीस के बदले, मीन्स की आपको फीस देनी पड़ती है, एक प्रीमियम देना पड़ता है, आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। उसके बदले में क्या होता है? एक पार्टी एग्री टू कंपनसेट, एक पार्टी होती है, बीमा कंपनी होती है, जो कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करने पर आपके लॉस को कवर करने के लिए सहमत होती है। अनदर पार्टी इन द इवेंट, दूसरी पार्टी के घटना में, इवेंट ऑफ ए सर्टेन लॉस, कौन सी घटना होगी? कुछ लॉस होगा, कुछ डैमेज होगा, या फिर कुछ दुर्घटना, इंजरी होगी। तो अगर कोई अनहोनी होती है, कोई बैड हैपनिंग होती है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसको कवर करने के लिए जो बीमा कंपनी होती है वो एक फीस चार्ज करती है आपसे, प्रीमियम के रूप में, और उसके बदले में आपको वो कवर देती है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको वो कवर करती है, भरपाई करती है आपको। उसको क्या बोलेंगे? हम इंश्योरेंस बोलेंगे, बीमा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देश में आर्थिक विकास में इंश्योरेंस का क्या महत्व है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखते हैं हम इंपॉर्टेंस में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क कवर। मीन्स की जो भी जोखिम होता है, जो रिस्क हो, बैड हैपनिंग की हमें संभावना होती है, लॉस होने की संभावना होती है, उसको क्या कवर करता है? ये कवर करता है। कैसे करता है? फाइनेंस के रूप में आपको वो उसका पेमेंट करता है, तो उसको कवर करता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मीन्स की अगर आपका कोई लॉस हो रहा है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा,
तो जो लॉस हो रहा है तो उसको वो फाइनेंस के रूप में आपको मदद करते हैं वो। तो उससे क्या होगा, आप स्टेबल हो पाओगे, जो लॉस हुआ है उससे कवर कर पाओगे, आप भरपाई कर पाओगे। नेक्स्ट है इनकरेज सेविंग, सेविंग को बढ़ावा देता है। कुछ इंश्योरेंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस जैसे, उसमें क्या कुछ पॉलिसियां होती हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, मतलब बीमा खरीदते हो आप उनका, तो वो उसमें इंटरेस्ट देते हैं और वहां पे टैक्स वगैरह की भी छूट मिल जाती है काफी। लोन के लिए भी सुविधा मिलती है, होम लोन वगैरह लेने में छूट मिलती है, तो वो फिर वहां पे सेविंग हो जाती है आपकी। और जब उनकी मेच्योरिटी हो जाती है तो आपको वो पेमेंट रिटर्न हो जाता है आपका। तो यहाँ पे सेविंग के लिए वो प्रोत्साहन करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट बिजनेस एंड ट्रेड, व्यापार को, ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। मीन्स कि जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे अगर आपको श्योरिटी है कि मतलब ये श्योरिटी हो जाती है कि अगर लॉस होगा अभी तो हम चलो इंश्योरेंस के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, तो इससे क्या होता है व्यापार में एक भरोसा कायम हो जाता है कि चलो हमारा रुपया अगर डूब जाएगा तो हमें इंश्योरेंस की मदद से वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी, डेथ में, बीमारी में आपको सारा मिल जाता है। अगर आपकी डेथ हो गई है, डेथ हो जा रही है, तो जो आपने अगर बीमा ले रखा है तो आपकी जो फैमिली होगी, जो नॉमिनी होगा, आपको उसका रुपया मिल जाएगा। और अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आपको हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो बीमा कंपनी बेयर करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन। बीमा कंपनियां जो होती हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी रुपया आप प्रीमियम के रूप में वो लेते हैं आपसे, उनको वो कहाँ लगाती हैं, आपका इंडस्ट्री में लगाती हैं, ट्रेड में लगाती हैं, तो इससे क्या होता है जिसकी कैपिटल बनती है। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट डू यू मीन बाई री इंश्योरेंस। पूर्ण बीमा से आप क्या समझते हैं? री इंश्योरेंस वह प्रक्रिया है जिसमें एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से बीमा करवाती है ताकि बड़े जोखिम को बांटा जा सके। मीन्स की एक कंपनी होती है वो कोई महंगे प्रोडक्ट का, कोई जैसे एरोप्लेन हो गया, उसका भी उसने बीमा लिया है, तो उसका बीमा इतना कॉस्टली होता है, पैसेंजर का भी बीमा होता है उसके साथ में, तो बीमा इतना कॉस्टली हो गया कि वो अकेले बियर नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी और कंपनी से भी उसका कुछ पार्ट बीमा करवा लेते हैं। तो वही कंपनी बीमा करने वाली वो उसी आइटम का किसी और से भी बीमा ले रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? री इंश्योरेंस बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मींस की इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस इज कॉमनली नोन एज इंश्योरेंस ऑफ फॉर इंश्योरेंस कंपनीज वेयर एन इंश्योरर ट्रांसफर सम ऑफ इट्स रिस्क। मींस की जो इंश्योरर होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपना कुछ रिस्क को दूसरे इंश्योरर को, दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है टू रिड्यूस लाइबिलिटी, जिम्मेदारी से कम करने के लिए, एंड एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस की अवधारणा क्या है? डबल इंश्योरेंस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोसेस प्रोक्योर्स टू इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम प्रॉपर्टी फ्रॉम वन और मोर इंश्योरेंस प्रोवाइडर। मीन्स कि जब कोई व्यक्ति एक ही वस्तु पे या अपने आप खुद पे ही वो एक या एक से अधिक कंपनियों से बीमा ले लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल इंश्योरेंस। मीन्स कि एक से अधिक कंपनी पे अगर वो बीमा ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डबल इंश्योरेंस। आइटम एक था, जैसे एक मकान है, एक मकान पे उसने दो कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से बीमा ले लिया, दो पॉलिसी ले ली उसने अलग अलग कंपनियों से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल इंश्योरेंस बोलेंगे। इसमें होता क्या है, जो भी आपका लॉस होगा, जो भी नुकसान होगा, उसको वो कंपनियां आपको, दोनों कंपनियां पूरा नहीं देंगी आपको, वो दोनों मिलके देंगी आपको, उतना पोर्शन बांट लेंगी, वो जितना भी आपने लिया होगा उस हिसाब से रेशियो में वो उसको डिवाइड कर लेंगी और उसकी भरपाई करेंगी जितना आपका लॉस हुआ होगा। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको डबल इंश्योरेंस लेने का। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट एनी फोर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के चार सिद्धांत पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर है इसलिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। पहला पॉइंट है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भावना। मीन्स कि दोनों पक्ष जो होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी, उसको अपने बारे में, अपने रूल्स के बारे में, अपने टर्म्स कंडीशन के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में, जो बीमा लेने वाला व्यक्ति है उसको प्रॉपर सही जानकारी देनी होती है, और जो बीमा ले रहा है व्यक्ति उसको भी, बीमा एजेंट को या बीमा कंपनी को सही सही अपने बारे में जानकारी देनी होती है, जिस चीज पे वो बीमा ले रहा है उसके बारे में प्रॉपर उसको जानकारी देनी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अटमोस्ट गुड फेथ बोलेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट था, सेकंड नहीं होगा। फिर ये सेकंड पॉइंट है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कभी कभी ये सिर्फ 5 नंबर में आ जाता है कि बीमा योग्य हित क्या होता है। मीन्स की बीमा तभी माना जाता है जब कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु जिससे वो बीमा ले रहा है वो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जुड़ा होता है, उसके जो लॉस होने वाला है या फिर प्रॉफिट होने वाला है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है।
ऐसा नहीं है कि उसको जैसे अपनी लाइफ पे उसने बीमा लिया है, अपनी लाइफ का बीमा लिया है, बट उसको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उसने किसी वस्तु पे बीमा लिया है तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बीमा ले रहा है, तो ऐसा बीमा माना नहीं जाएगा। उसको उस वस्तु में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने अपने आप का बीमा ले लिया बट उसको फ्यूचर में जाके खुद को सुसाइड कर लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेमनिटी, भरपाई का सिद्धांत। मीन्स की बीमा तभी उतना ही मिलता है बीमा जितना कि आपका लॉस हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हुआ है 1,000 रुपए का और आप उस बीमा कंपनी से 1 लाख रुपए लेने वाले हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 1,000 रुपए का लॉस हुआ तो सिर्फ 1,000 रुपए ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सब्रोगेशन। मीन्स की जो भी नुकसान होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो अगर बीमा कंपनी ने उसका पेमेंट कर दिया है आपको, तो पेमेंट करने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो बीमा कंपनी की मानी जाएगी, फिर उसका जो ओनरशिप होगी वो बीमा कंपनी को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफाइन प्रीमियम। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्रीमियम। प्रीमियम क्या है और प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। प्रीमियम क्या है? जो हम अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, किसी कंपनी से बीमा लेते हैं, तो हमें बीमा लेने के बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ हमें पेमेंट करना होता है। पेमेंट कैसे होता है? वो वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, या फिर महीने मंथली होता है। तो जिस बेस पे आप लेना चाहते हैं बीमा उस बेस पे मिल जाता है, बट आप कुछ ना कुछ उसको कंपनी को पेमेंट करते हैं। जो फीस आप देते हो उसको क्या बोलेंगे? हम प्रीमियम बोलते हैं। एन इंश्योरेंस प्रीमियम is a payment made by individual or business to maintain coverage under an insurance policy। तो इंश्योरेंस जो पॉलिसी आपने ली है उसको चलते रहने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रीमियम पेमेंट करना होता है। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस रिस्क, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। प्रीमियम्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, ऑटो, होम एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एमंग अदर। मीन्स की प्रीमियम हमें कहाँ देने पड़ते हैं? सभी जो भी बीमा ले रहे हैं वहां पे हमें आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग प्रीमियम। प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लेवल ऑफ रिस्क। मीन्स की प्रीमियम कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये फैक्टर दिए गए हैं, इन पे डिपेंड करेगा कि प्रीमियम की राशि कितनी होगी। जोखिम का स्तर मीन्स की लेवल ऑफ रिस्क कितना है, वहां पे रिस्क है कितना, किस चीज पे जो आप बीमा ले रहे हो उस पे रिस्क कितना होने वाला है। नेक्स्ट है बीमा धारक की आयु। जो बीमा ले रहा है, कोई व्यक्ति अगर बीमा ले रहा है तो उसकी एज कितनी है, ये भी डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है। अगर वो जवान होगा तो कम प्रीमियम रहता है, अगर वो बूढ़ा होने वाला होगा जल्दी तो उसकी बीमा राशि जो होती है वो सॉरी जो प्रीमियम होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बीमा राशि। आप कितने का बीमा ले रहे हो उसके हिसाब से भी प्रीमियम तय होता है। फिर स्वास्थ्य की स्थिति, आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ रिपोर्ट्स आपकी चेक की जाती हैं। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कैंसर वगैरह तो नहीं है, आप सिगरेट तो नहीं पीते हो, शराब तो नहीं पीते हो, ये सब चेक होता है उसमें। नेक्स्ट है पॉलिसी की अवधि। मीन्स की आप कितने टाइम के लिए आप बीमा ले रहे हो। फिर आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हो। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिस्क इन बिजनेस। व्यवसाय में जोखिम के क्या कारण होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल नेचुरल कॉज। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, सूखा हो गया। तो ये सभी नेचुरल कॉजेज होते हैं, अगर ये सब होता है तो बिजनेस में लॉस होता है। फिर इकोनॉमिक्स रीजन होते हैं, कुछ आर्थिक रीजन होते हैं, जैसे कि प्राइस में चेंज हो गया, मंदी आ गई, सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा सब कुछ होता है, तो इकोनॉमिक रीजन हो गए वो। फिर है नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन रीजन। मीन्स की थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, स्ट्राइक हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, चोरी हो गई बिजनेस में, कोई फ्रॉड हो गया, जो आपके कर्मचारी हैं वो काम करने से मना कर देते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो ये मानवीय कारण हो गए। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन। सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, तो ये पॉलिटिकल रीजन हो गए। फिर टेक्निकल टेक्निकल रीजन है, मशीन में फेल हो गया, कोई मशीन फेलियर हो गई, साइबर रिस्क होते हैं, अपडेट आ जाते हैं काफी सारे। तो ये सभी क्या है? कॉज है, बिजनेस में रिस्क के कॉज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेन एंड एनी टू फैक्टर्स हैंडलिंग रिस्क। तो रिस्क को हैंडल करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं, जोखिम से बचाव करने वाले कारण। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा रिस्क अवॉइडेंस। मीन्स कि हमें जो रिस्क है उससे हम बचाव करें। जैसे कि अगर बाढ़ आती है वहां पे हम अपनी शॉप ना खोलें। आप अगर अपने आप का बीमा लिया है तो हम सेफ्टी से चलें, यहाँ भी हम जा रहे हैं वहां सेफ्टी से जाएं, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए। तो इस टाइप से अगर हम रिस्क से बचाव करेंगे तो हमें जोखिम कम होगा।
सेकेंड है रिस्क ट्रांसफर। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि रिस्क को ट्रांसफर करके कैसे, हम बीमा करवा लेंगे तो हमारा रिस्क क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हम बीमा अपना जो जोखिम होता है वो हम किसको दे देते हैं, बीमा कंपनी को दे देते हैं, फिर वो उसको भरपाई करती है। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन, जैसे कि रिस्क को कम करके कैसे, सेफ्टी मेजर को हम अपनाते हैं। सेफ्टी वाले जैसे सीसीटीवी लगवा लिया हमने, चोरी होने से बचाव हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे हम, तो वहां पे अगर फायर लग रही है तो वहां पे फायर की एक्सटिंग्विशर की मदद से हम उसको बुझा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रिस्क रिटेंशन, जोखिम को स्वीकार करके, मीन्स की छोटे मोटे जोखिम होते हैं उनको हम खुद से सहन कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, मेजर्स से कुछ जो कि हमें रिस्क से बचाते हैं, हैंडल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग, कॉजेस, टाइप्स एंड मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क। तो जोखिम क्या है, रिस्क के कारण क्या है, प्रकार क्या है, नियंत्रण करने के तरीके क्या है। तो मीनिंग क्या है, रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, डैमेज और अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना, कोई भी नुकसान, कोई भी अनिश्चितता जो फ्यूचर में होती है उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्क बोलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर से संबंधित होता है ये, मीन्स की फ्यूचर में होने वाला होता है, प्रेजेंट में नहीं है बट फ्यूचर में होने वाला होगा, चांसेस रहते हैं। अनसर्टेन अनिश्चित होता है, मतलब कि इसका कोई फिक्स नहीं होता कि होगा या नहीं होगा, कोई पता नहीं होता है। फिर है पोटेंशियल फॉर लॉस इंक्लूड, हानि होने की संभावना रहती है, फाइनेंशियल रिस्क होने का, फाइनेंशियल लॉस होने का संभावना रहती है। द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, मीन्स की जो रिस्क होता है उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाई हैंडल, जो रिस्क हैंडलिंग मेजर होते हैं उनको अपना के हम रिस्क को कम कर सकते हैं, बट उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कंप्लीटली हमारे बच्चे हैं उस चीज से, हम ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट होगा फ्यूचर में तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हम सेफ्टी मेजर अपना सकते हैं कि बाइक को हम स्लो चलाएं, हेलमेट यूज करें, उसका हम प्रॉपरली जो भी होता है सारा कुछ यूज करके चले हम, तो ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको कंप्लीट इग्नोर कर दें कि हाँ हम बच ही जाएंगे, ऐसा हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉज ऑफ रिस्क, जोखिम के कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला हो गया नेचुरल रिस्क, प्राकृतिक आपदा आ गई तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिस्क हो गया। सेकंड है ह्यूमन कॉज, चोरी, दुर्घटना, हड़ताल, ये सभी मानवीय कारण हो गए। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है, डिमांड सप्लाई में चेंज आते रहते हैं, तो इकोनॉमिक कॉज हो गए, मंदी आ गई, इकोनॉमिक चेंज है ये। पॉलिटिकल, सरकार चेंज हो गई, उसने अपनी नीतियां चेंज कर दी, पॉलिसी चेंज कर दी, कहीं पे युद्ध के हालात बन गए, टैक्स बढ़ा दिया, ये सभी क्या है, पॉलिटिकल कॉज है। फिर टेक्निकल मशीन खराब हो गई, साइबर क्राइम में अपडेट आ गया, कुछ नया नई नई मशीन आ गई, तो ये सभी क्या है, टेक्निकल कॉज हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ रिस्क, ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिस्क के टाइप। पहला है प्योर रिस्क, शुद्ध जोखिम, इसमें केवल लॉस ही होगा। स्पेकुलेटिव, सट्टात्मक, मीन्स की इसमें लॉस या प्रॉफिट दोनों की संभावना होती है। फिर फाइनेंशियल रिस्क, इसमें हमें धन से संबंधित लॉस होता है। नॉन फाइनेंशियल, जिसमें फीलिंग्स और मेंटल पे इफेक्ट पड़ता है। फिर फंडामेंटल, तो ये बड़े समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे महामारी कोरोना टाइप का आ गया था, तो ये क्या है, फंडामेंटल रिस्क हो गया। फिर पार्टिकुलर, इसके ये किसी व्यक्ति को या फिर छोटे समूह को, ग्रुप को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क, ये भी हम देख चुके हैं, रिस्क से बचाव करके, रिस्क से रिडक्शन करके, रिस्क को टेंशन जोखिम स्वीकार करके, और रिस्क को ट्रांसफर करके, बीमा करवा के। रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, तो रिस्क क्या है, जोखिम है, एक जोखिम किसका हिस्सा है, जीवन का और बिजनेस का हिस्सा है। इट कैन नॉट बी लिमिटेड, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं बाई ट्रांसफर्ड, इंश्योरेंस करवा के किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। एंड इंश्योरेंस, बीमा की परिभाषा दीजिए, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, और इसके लाभ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इन इंश्योरर compensate the insured for financial loss caused due to specified risk in exchange of premium। इसकी बीमा क्या है, वह कानूनी अनुबंध है जिसमें एक बीमा कंपनी होती है, वो कंपनसेट करती है, क्षतिपूर्ति करती है किसकी, इंश्योर्ड, बीमित व्यक्ति की, बीमा धारक की, फॉर फाइनेंशियल लॉस, जो भी उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, वित्तीय लॉस होता है, उसकी भरपाई करती है। किसके बदले में, एक्सचेंज फॉर प्रीमियम, मीन्स कि वो कुछ चार्ज देता है, प्रीमियम देता है, कुछ रुपए देता है प्रीमियम के रूप में, उसके बदले में वो उसको बीमा कंपनी कवर प्रदान करती है, उसको लॉस को, क्षतिपूर्ति को कंपनसेट करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन क्या क्या है इसके बीमा के। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, मीन्स की वित्तीय हानि से बचाव, जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको वो कवर करेगी, तो इससे हमें क्या होगा, प्रोटेक्शन मिल जाता है जो भी हमारा लॉस हो रहा है उससे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता मिलती है, जो भी दुर्घटना हो रही है, कोई डैमेज हो रहा है, कोई किसी की डेथ हो जा रही है, तो अगर आपने बीमा ले रखा है तो उससे क्या मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन,
कंपनियां जो बीमा कंपनी होती हैं वो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाती हैं और वहां से कैपिटल निर्माण होता है, देश की पूंजी में निर्माण होता है। नेक्स्ट है इनकरेज सेविंग। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है बीमा में कि वो सेविंग भी बनती है और प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, हमें बीमा भी मिलता है हमें और सेविंग भी मिलती है। जैसे कि लोग कहते हैं हम एफडी करवा लेंगे पोस्ट ऑफिस में, तो एफडी में क्या होता है, वहां पे सिर्फ आपकी सेविंग होती है, बस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, वहां पे बीमा नहीं मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, वहां पे प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। मीन्स की आप पॉलिसी लेते हो, बीमा करवाते हो, तो काफी सारे लोन्स लेने में हेल्प मिल जाती है। लोन, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये बाइक लोन हो गया, इनमें लेने में हेल्प मिल जाती है, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जहाँ पे अगर लॉस कम होगा, आपको श्योर रहोगे कि हमारा अगर लॉस होता है तो हमें इंश्योरेंस से कवर कर लेंगे, तो आप बिजनेस में ज्यादा बिजनेस करना चाहोगे आप फिर। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। बीमा के लाभ क्या क्या है। प्रोटेक्शन टू इंश्योर्ड, बीमा धारक की सुरक्षा होती है। फैमिली फ्यूचर सिक्योर, जो बीमा धारक है उसकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। स्ट्रेंथिंग द नेशनल इकोनॉमी, देश की सुरक्षा में, अर्थव्यवस्था में हेल्प होती है, मजबूती मिलती है। इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार होता है। जॉब क्रिएशन, जॉब मिलती है, किसको जॉब मिलती है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं, तो उनको रोजगार मिलता है। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, इलाज में, डेथ में ये सपोर्ट करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी मिलती है। इंश्योरेंस क्रिएट फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इन सोसाइटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास का विवरण दीजिए। द बिगिनिंग ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज बिलीव टू बी फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड इन एंशियंट टाइम। तो कब से माना जाता है, जब समुद्री व्यापार की स्थापना शुरुआत हुई थी देश में, तब से इसको माना जाता है। जब देश में समुद्री बीमा होता था उस टाइम से इसको माना जाता है। टर्म दिए गए हैं, कब कब हुआ शुरुआत, कहाँ पे क्या हुआ। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई, फिर बॉम्बे की स्थापना, फिर एलआईसी की स्थापना हुई, एलआईसी एक्ट लागू हुआ, फिर इंश्योरेंस एक्ट लागू हुआ, फिर एलआईसी एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट लागू हुआ, एलआईसी बना, फिर वहां पे फिर जनरल इंश्योरेंस आया, फिर इरडा बना जो कि इंश्योरेंस को कवर करता है, मैनेज करता है इंश्योरेंस कंपनियों को। फिर प्राइवेट कंपनियां आ गई काफी सारी, और अब डिजिटल बीमा हो जाता है, स्वास्थ्य बीमा एवं ग्रामीण बीमा सब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन द डिटेल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा के सिद्धांत। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल। बीमा कोई भी चीज होती है वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे, कुछ ना कुछ सिद्धांतों पे आधारित होती है, वैसे ही बीमा भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे आधारित है। देखते हैं हम, पहला सिद्धांत है अटमोस्ट गुड फेथ। मीन्स की जो बीमा धारक होता है, बीमा लेने वाला व्यक्ति होता है, और बीमा करने वाला, बीमा करता है एजेंट, उसको अपने अपने बारे में सही जानकारी देनी होती है। बीमा लेने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सही जानकारी देनी होती है सारी। और जो बीमा करता एजेंट होता है उसको भी बीमा कंपनी के जो रूल्स होते हैं, टर्म्स कंडीशन है बीमा की पॉलिसी के, उसको सही जानकारी देनी होती है। तो ये पॉइंट होगा हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से भी आ जाता है शॉर्ट में। सेकंड पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आता है कई कई शॉर्ट में। मीन्स की आपका जो, जिस पे आप बीमा ले रहे हो उस पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने आप पे बीमा ले रहे हो तो आपका अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना बीमा ले रहे हो बट आप चाहते हो कुछ दिनों बाद हम सॉर्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप जब बीमा ले रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड, थर्ड पॉइंट है हमारा इंडेमनिटी। मीन्स की आपको जितना लॉस हुआ है उतनी ही आपको भरपाई होगी, ज्यादा आपको कवर नहीं मिलेगा। अगर आपका लॉस हुआ है 50,000 रुपए का, तो आपको सिर्फ 50,000 का ही कवर मिलेगा। बीमा कंपनी आपको सिर्फ 50,000 रुपए का भरपाई करेगी, ना कि 1 लाख का। नेक्स्ट सब्रोगेशन, मीन्स की अगर आपका जो नुकसान हुआ है, कोई लॉस हो रहा है, आपका डैमेज हो रहा है, तो जिस चीज पे वो डैमेज हो रहा है उसके फाइनेंशियल कंपनसेट करने के बाद, जो बीमा कंपनी होती है वो कंपनसेट करने के बाद, उसका पेमेंट करने के बाद, आप जो ओनरशिप होगी उस चीज की वो कंपनी को मिल जाएगी। जैसे कि अगर कार जल जाती है फायर इंश्योरेंस में, तो कंपनी जो बीमा होगी, करने वाली कंपनी होगी, वो बीमा आपको रुपए दे देगी। इसके बाद जो कार का ओनरशिप होगा वो कंपनी को मिल जाता है। नेक्स्ट एक कंट्रीब्यूशन, मीन्स की अगर डबल इंश्योरेंस जहाँ हो रहा है वहां पे दोनों कंपनियां जो भी होंगी वो मिलके अपना इंश्योरेंस को देती हैं, कवर करती हैं। नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मीन्स की ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जैसे आपके घर में आग लग गई, आपने बीमा लिया था, तो आप उसको बुझा नहीं रहे हो, आप उसको लगने दे रहे हो या फिर आप खुद से ही लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ का आपने बीमा लिया है उसमें अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको या फिर डैमेज को कम करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड यूनिट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा, जीवन बीमा क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू मेक रेगुलर पेमेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। एक ऐसा अनुबंध, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एक रेगुलर पेमेंट करते हो प्रीमियम के रूप में। इन रिटर्न व्हेन यू डाई, इसके बदले में क्या होता है, व्हेन यू डाई, जब आपकी मृत्यु होती है कंपनी पे ए सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट देती है टू योर चूज इन बेनिफिशियर, मीन्स कि जिसको आप नॉमिनी चूज करते हो उसको वो रुपया देती है। इसको क्या बोलेंगे हम, जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ एंड साथ ही साथ इंक्रीज सेविंग। तो ये क्या करती है, जो रिस्क, डेथ का रिस्क होता है उसको प्रोटेक्शन करती है और सेविंग को बढ़ावा देती है। सेविंग को बढ़ावा कैसे देती है, कि ऐसा नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस में कि आपकी अगर डेथ हो रही है तो ही आपकी फैमिली को रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी पॉलिसी ऐसी भी होती हैं जो आपको उनकी मैच्योरिटी होने के बाद आपको रुपया आपको मिल जाता है वापस विद इंटरेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे क्या फायदा है कि इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है लाइफ को। नेक्स्ट देखेंगे आप, इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली। परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है आपकी डेथ होने के बाद, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप इस टाइप से अपंग हो गए कि आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे, तो भी आपको रुपया मिलता है, आपकी फैमिली को रुपया मिलता है। नेक्स्ट सेविंग प्लस प्रोटेक्शन, मीन्स की बहुत सारी पॉलिसी होती है जिसमें सेविंग इंटरेस्ट मिलता है आपका और वहाँ पे प्रोटेक्शन भी हो जाती है आपकी। जैसे एफडी हम करवाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस सेविंग, इंटरेस्ट प्लस प्रोटेक्शन दोनों मिल रहा है। फिर लोन फैसिलिटी, मीन्स की पॉलिसी लेने के बदले में आपको लोन ले सकते हो, आप होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, और वो भी कम, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग, मीन्स की बहुत सारी पॉलिसी होती हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद में एक हर साल या हर महीने के हिसाब से आपको रुपए देती हैं, जैसे कि आपको पेंशन मिलती है उस टाइप से। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट, अगर आप प्रीमियम देते हो, बीमा लेते हो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जीवन बीमा अनुबंध क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एग्रीमेंट, एक क्या है, लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन इंश्योरर, किसके बीच में, इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, बीमा करता, बीमा कंपनी जो होगी उसको क्या बोलेंगे, इंश्योरर। एंड इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन होगा, जिसका बीमा हो रहा है, बीमित व्यक्ति या बीमित बीमित कोई वस्तु। वेयर द इंश्योरर गारंटी, कौन गारंटी देता है, इंश्योरर, बीमा कंपनी गारंटी देती है पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, पेमेंट करने का, डेथ ऑफ और मैच्योरिटी, डेथ होने पर या फिर मैच्योरिटी होने पे। तो जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उसका पेमेंट करने का, उसको भरपाई करने का, कंपनसेट करने का, कब, उसकी डेथ पे या उसकी जो बीमा होगा उसकी मैच्योरिटी पे, उसके पकने पे पेमेंट करने का वो वादा करती है, गारंटी देती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसेंशियल क्या है इसके लाइफ इंश्योरेंस के, अटमोस्ट गुड फेथ, वही इसेंशियल होते हैं जो उसके प्रिंसिपल होते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भावना, सही सही जानकारी देनी होती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मीन्स कि किसी के दबाव में आप बीमा नहीं ले रहे हो, धोखाधड़ी से, गलत तरीके से बीमा नहीं ले रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी और का बीमा करवा देते हैं और उसमें उसका बाद में मर्डर कर देते हैं, तो उसके रुपया खुद ले लेते हैं, हड़प लेते हैं वो। तो इस टाइप से कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंसिडरेशन, मीन्स की जो प्रीमियम होते हैं उनका पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर रहे हो, बीमा ले लिया आपने, तो आपको वहां पे फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा, बीमा का, प्रीमियम का पेमेंट करना चाहिए। फिर लीगल ऑब्जेक्ट, जो बीमा आप ले रहे हो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट, नॉमिनेशन क्या है, नामांकन क्या है, और हस्तांतरण या फिर असाइनमेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो नॉमिनेशन क्या होता है, बीमा धारक अपनी मृत्यु के बाद बीमा राशि किसे मिलेगी यह तय करता है, नॉमिनी वारिस तय करता है। जब हम बीमा लेते हैं तो वहां पे पहले तय करना होता है कि हम, हमारी डेथ होने के बाद जो अमाउंट होगा बीमा का वो किसको मिलेगा, सम एश्योर्ड वो किसको मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉमिनेशन, नॉमिनी। सेकंड है असाइनमेंट या हस्तांतरण, मीन्स की बीमा धारक अपनी पॉलिसी के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या कोई संस्था है उसको ट्रांसफर कर देता है, जीते जी वो अपनी पॉलिसी को किसी और के नाम कर देता है, जो ओनरशिप राइट है पॉलिसी का वो किसी और को दे देता है, उसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इनमें अंतर क्या क्या है। तो उद्देश्य क्या होता है, राशि प्राप्त करने वाला क्या होगा, इसमें क्या होगा, राशि किसको मिलेगी, अमाउंट किसको मिलेगी डेथ होने के बाद, उसका
डिटर्मिनेशन करना है। इसमें क्या होगा पॉलिसी में कि कौन उसको पॉलिसी का मालिक बनेगा। अधिकार क्या होगा, नॉमिनी को क्लेम मिलता है, असाइनिंग को सभी अधिकार मिल जाते हैं। फिर वो किसको नॉमिनी बना रहा है, किसको कैसे यूज कर रहा है उस अमाउंट को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा असाइनिंग के ऊपर। यहाँ पे सारा अमाउंट उसको मिलेगा, नॉमिनी को मिल जाएगा, डेथ होने के बाद मिलेगा। यहाँ पे जीते जी उसको राइट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, नॉमिनी कभी भी बदला जा सकता है, असाइनमेंट में बदलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू, हाउ इट इज कैलकुलेटर। समर्पण मूल्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है। सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य मतलब वह राशि जो बीमा कंपनी पॉलिसी की अवधि पूरा होने से पहले छोड़ने सरेंडर करने पर देती है। मीन्स कि आपकी पॉलिसी का टाइम था 15-20 साल मान लो, या 25 साल आपका टाइम था कि 25 साल बाद आपको रुपया मिलेगा उसका। आपकी पॉलिसी मैच्योर कब होगी, 25 साल बाद। बट आप उसको 20 साल में ही उसको खत्म कर रहे हो, 20 साल में ही आपको उसका रुपया लेना चाहते हो, तो उसको कैसे मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सरेंडर वैल्यू। किस टाइप से उसका भुगतान किया जाएगा। सरेंडर वैल्यू कैसे भुगतान किया जाता है, कैश वैल्यू ऑफ पॉलिसी, कितनी की पॉलिसी ली है आपने, कितनी वैल्यू थी, उसमें से चार्ज जो होंगे उनको घटा दिया जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये सरेंडर वैल्यू बन जाएगी। यह पॉलिसी की चुकाई गई प्रीमियम राशि, बोनस और पॉलिसी की अवधि पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, कब मिलेगा आपको पेमेंट, कम से कम 2-3 साल का प्रीमियम पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज बीमा खुलवाया अपना और 2 दिन बाद आप अपना सोच रहे हो कि इसको बंद करवा दें तो आपको पेमेंट मिल जाएगा उसका, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2-3 साल का प्रीमियम आपने पे किया होगा तभी आपको रुपया मिलेगा, तब तक आपको रुपया नहीं मिलेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सम एश्योर्ड, बीमित राशि क्या है। सम एश्योर्ड बीमित राशि वह निश्चित धनराशि है जो कंपनी बीमित घटना, जो घटना हो रही है जैसे मृत्यु या फिर मैच्योरिटी हो रही है तो उस पर देती है। मीन्स कि सीधा सीधा समझो कि वो अमाउंट जब बीमा की राशि जो होती है, जो बीमा होता है वो उसका टाइम पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, या फिर बीमा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो क्लेम किया जाता है अमाउंट उसको क्या बोलेंगे हम, सम एश्योर्ड बोलेंगे। बीमा का टाइम पूरा होने के बाद जो अमाउंट मिलती है, या फिर जो व्यक्ति ने बीमा लिया है उसको डेथ होने के बाद जो नॉमिनी होता है उसको अमाउंट मिलती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सम एश्योर्ड बोलेंगे। यह राशि प्रीमियम, आयु, पॉलिसी अवधि और जोखिम के आधार पर तय होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, एनी 2 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप पूछे गए हैं यहाँ पे। पहला हमने देख रहा है होल लाइफ पॉलिसी, मीन्स की संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें क्या होता है, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। ये बहुत ही पॉपुलर टाइप है। होल लाइफ पॉलिसी फीचर ए कैश वैल्यू कंपोनेंट दैट ग्रो एट फिक्स इंटरेस्ट रेट सेट बाई द इंश्योरर। तो इसका पेमेंट कब होता है, भुगतान मृत्यु पे होता है, प्रीमियम कम देना पड़ता है, पूरी लाइफ के लिए होता है। देखते हैं इंडोमेंट। इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है। इंडोमेंट इंश्योरेंस के तहत अगर इंश्योर्ड व्यक्ति के समय मृत्यु हो जाती है, मान लो उसकी पहले से ही डेथ हो गई, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, कैजुअलिटी हो गई कुछ, तो उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो नॉमिनी होता है, उसको राशि समय एश्योर्ड मिल जाता है। हालांकि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की अवधि पूरा कर लेता है तो उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर सेविंग कंपनसेशन, साथ में बोनस वगैरह जो भी होते हैं वो मिल जाते हैं। सिंपल सा ये है कि अगर मैच्योरिटी हो गई पॉलिसी की तो उसको अमाउंट मिल जाएगी जो उसका पॉलिसी लेने वाला होगा, या फिर जब अगर उसकी बीच में ही डेथ हो गई, टाइम से पहले ही डेथ हो गई, तो उसको उसका अमाउंट जो फैमिली होगी उसकी या फिर जो नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा। तो मीन्स कि दोनों तरीके से उसका पेमेंट होता है इसमें। या तो डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा उसको नॉमिनी को, और अगर मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसको खुद को ही भुगतान मिल जाएगा। और भी पॉलिसी के टाइप होते हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, या फिर यूलिप। यूलिप भी काफी फेमस है। मनी बैक में क्या होता है कि आपको प्रीमियम देना होता है, कुछ साल आप प्रीमियम पे करते हो, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको हर साल में या फिर 5 साल में आपको पेमेंट कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से मिल जाता है वापस। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज रोल ऑफ LIC इन इंडिया। तो LIC का भारत में क्या रोल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। ये सबसे बड़ी सरकारी बीमा संस्था है, गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कंपनी है बीमा की। तो इसकी क्या भूमिका है कि बीमा सेवा प्रदान करता है, ये बीमा देता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ की सिक्योरिटी, पेंशन, निवेश, ये सारी योजनाएं होती हैं इसकी। सेविंग में बढ़ावा देता है, सोशल सिक्योरिटी में बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में योगदान देता है, एंड रोजगार देता है। लाखों एजेंट है, इसके कर्मचारी बहुत सारे हैं। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ ऑल स्टेप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीमा लेने की तरीका क्या है, इसकी पॉलिसी लेने की प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइए। प्रोसीजर ऑफ टेकिंग ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वॉल्व सेवरल सिस्टमेटिक स्टेप्स। बहुत तरीके इसमें स्टेप होते हैं, बहुत सारे चढ़ाव होते हैं, उसके माध्यम से आपको बीमा मिलता है उसको पूरा करने के बाद। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है फिलिंग द प्रपोजल फॉर्म, प्रस्ताव पत्र भरना।
तो एक फॉर्म होता है, उसको भरना होता है पहले। उसमें आपकी नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, हेल्थ हैबिट्स सारी कुछ मेंशन होती हैं। तो इसको कैसे भरना होता है? एटमोस्ट गुड फेथ। तो यहीं पे एटमोस्ट गुड फेथ का नियम लागू होता है कि आपको सारी जानकारी सही सही भरनी होती है। फिर है सबमिशन ऑफ एज प्रूफ। उसमें आपको एज प्रूफ जमा करना होता है कि आपकी वास्तव में एज कितनी है। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सभी कुछ इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो प्रीमियम आपका ज्यादा होगा, एज कम है तो प्रीमियम कम होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपकी मेडिकल जांच की जाती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई खतरा तो नहीं है कुछ होने का जल्दी। तो ये बीमा कंपनी वैल्यूएट करती है, बट ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ कागजों में ही है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, जांच कोई नहीं करता है। फिर है अंडर राइटिंग प्रक्रिया। मीन्स की एवेल्यूट किया जाता है कि जो एजेंट होता है वो एवेल्यूट करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, इनकम कितना कर कमाते हो आप, व्यवसाय क्या है आपका, और लाइफ स्टाइल आपका क्या है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जो आपने फॉर्म भरा था उसका एक्सेप्ट होना। तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, इसके बाद पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। आपको प्रीमियम पे करना होगा, आपको पहली बार प्रीमियम पे करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म जमा करोगे उसी के साथ में आपको पेमेंट करना होता है प्रीमियम का, पहली पॉलिसी का। फिर इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसके कुछ टाइम बाद आपके घर पे एक बाई पोस्ट एक डॉक्यूमेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होगा? आपका पॉलिसी नंबर होगा, अमाउंट होगा कितना आपने बीमा लिया है, उसमें प्रीमियम कितना रहेगा आपका, और टर्म्स एंड कंडीशन सारी कुछ रहती हैं उसमें। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। रियल में क्या होता है? एजेंट होता है, आपके पास आएगा, आपको वो आपसे आग्रह करेगा कि आप बीमा ले लीजिए। आप उसकी बात पे सहमत होते हो, आपको वो फॉर्म देगा, फॉर्म भरवाएगा आपसे। जो भी बेसिक चीजें होती है आप फॉर्म में भर दोगे, आप उसको डॉक्यूमेंट दे दोगे, आप रुपए दे दोगे, और आपका बीमा हो जाता है। सिंपल इतना रहता है नॉर्मल लाइफ में जो होता है रियल में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन डिटेल। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं हम। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर डिजाइन टू मीट डिफरेंट नीड्स सच एज प्रोटेक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत सारी पॉलिसी होती हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसी होती हैं। सेविंग के लिए होती हैं, लाइफ सुरक्षा के लिए होती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होती हैं, और रिटायरमेंट के लिए होती हैं। देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। होल लाइफ पॉलिसी जो हमने अभी देख ली है, इसका पेमेंट क्या होता है? जब आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पेमेंट मिलता है, प्रीमियम इसकी कम होती है। सेकंड है एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि टाइम पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी या फिर डेथ हो जाएगी तो आपका भुगतान हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? जो भी रिस्क होता है वो कवर होता है और प्रीमियम कम होता है। इसमें मैच्योरिटी की वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम मनी बैक पॉलिसी। जिसमें क्या होता है कि जो आपका बीमा होगा कुछ टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी वापस मिलने लगती है। आपका जो बीमा आपने करवाया है, आप प्रीमियम जो दे रहे हो, उसमें से आपको कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट में रुपया आने लगेगा वापस। फिर है यूलिप। इंपॉर्टेंट है ये वाला, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी होता है। मीन्स कि आपको हायर रिटर्न मिलता है, इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा मिलता है आपको। फिर है एन्युटी या फिर पेंशन प्लान। कुछ पेंशन प्लान होते हैं जहाँ पे आपको हर साल पेंशन की तरह आपके पास इनकम आती है, कुछ ना कुछ इनकम रिटर्न में आती है। पेंशन की तरह जैसे पेंशन मिलता है वैसे ही मिलता है। तो डिफरेंट पॉलिसी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है। जैसा लोग है वैसी उसकी पॉलिसी ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी के बारे में पूरी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। LIC is India's largest government-owned life insurance institution established under LIC Act 1956। तो ये कब 96 LIC Act 1956 के अंतर्गत बना है। सबसे बड़ी कंपनी LIC इंडिया की बीमा करने वाली। ये कौन सा बीमा प्रोवाइड करती है? ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो किसके पास इसका ओनरशिप है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका ओनरशिप है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? पॉलिसी डिसीजन बनाते हैं। चेयरपर्सन है जो कि रेगुलेट करता है इसको। फिर इसके जोनल हैं, 4 जोन हैं इसके, अलग अलग कार्यालय होते हैं इसके। डिवीजन में चेंज कर रखा है, फिर इसने डिवीजन में चेंज हो रखा है, फिर इसकी शाखाएं होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, और फिर बहुत सारे एजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ LIC की कार क्या क्या है। प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? ये बीमा प्रोवाइड करता है, पॉलिसी अलग अलग होती है इनकी, और ये बीमा प्रोवाइड करते हैं। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को बढ़ावा देते हैं, ये बचत करते हैं। प्रीमियम की राशि जो एकत्र होती है उससे क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है? देश को इन्वेस्टमेंट मिलता है और वो डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है।
नेक्स्ट देखते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, गरीबों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती योजनाएं लाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जो क्लेम होते हैं जैसे डेथ हो गई इसके बाद जो रुपया क्लेम करना होगा, जो भी दावे होते हैं उसको क्लेम बोलते हैं, तो उसको सेटलमेंट करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत सारे एजेंट हैं इनके कर्मचारी हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन है इसमें एक ही में। इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि क्या क्या एसेंशियल होते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं एक लाइफ बीमा करवाने के लिए, या फिर इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। तो एक बीमा करवाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसकी ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो कि एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। एक प्रपोजल फॉर्म इज द ऑफर एंड इंश्योरर अप्रूवल द एक्सेप्टेंस, तो जो इंश्योरर कंपनी होती है वो एक्सेप्टेंस दे रही है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस हो गया। एंड जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो ऑफर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडरेशन, कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए प्रीमियम के रूप में, जो चार्ज हम देते हैं प्रीमियम के रूप में उसको क्या बोलेंगे, हम कंसिडरेशन बोलेंगे। फिर अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए, दोनों पार्टियों जो होती हैं वो अपना सही सही जानकारी, सही सही फैक्ट्स को देना चाहिए। अगर आपको कैंसर है और आप छुपा लेते हो, बाद में पता चल जाता है कंपनी को, तो आपको वो क्लेम नहीं करेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई बीमारी है, वैसे बड़ी बीमारी है, तो आपको क्लेम्स प्रॉपरली नहीं मिलेगा। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स कि आपका जिस वस्तु में इंटरेस्ट है उसका बीमा करवा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप बीमा करवा रहे हो, या फिर आप बीमा करवा रहे हो बट आपका इंटरेस्ट नहीं था, फिर आप उसमें कोई कुछ कर देते हो तो आपको फिर बीमा नहीं मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लीगल ऑब्जेक्ट, बीमा करवाने का उद्देश्य लीगल होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी मीन्स कि जिसका बीमा करवा रहे हो उसकी एज लीगल होनी चाहिए और वो मेंटली सक्षम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि बीमा तो 1 साल के बच्चे, एक महीने के बच्चे होते हैं उनका भी हो जाता है, तो वहां पे ओनर्स कौन रहता है उनका बीमा का, कौन पेमेंट करता है उसका, पूरे राइट किसके पास रहते हैं, उसके गार्जियन के पास में। जब तक उसकी एज 18 साल नहीं हो जाती तब तक पूरा उसका ओनर जो गार्जियन रहता है, पेरेंट्स, वही सारा कुछ उसको मैनेज करते हैं बीमा को। तो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए। दीज एसेंशियल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, लीगलिटी एंड प्रोटेक्शन इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस, यूनिट 3 हमारा शुरू हो गया है। समुद्री बीमा क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं। मरीन इंश्योरेंस वह बीमा है जिसमें समुद्र, जल, वायु और स्थल मार्ग से माल, कार्गो, जहाज से माल के मालिक, फ्लाइट्स का होने वाले जोखिमों की भरपाई की जाती है। मीन्स कि अगर समुद्री रास्ते से जो भी सामान जा रहा है उसमें जो भी खतरा रहता है, जहाज जा रहे हैं, माल जा रहा है, तो उसका कोई जो भी खतरा रहता है, जोखिम रहता है, समुद्र में डूबने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, माल जलने का खतरा रहता है, खराब होने का खतरा रहता है, तो इन सब के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन लेते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, हम मरीन इंश्योरेंस बोलेंगे। इसके महत्व क्या क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सी रिस्क, समुद्र में जो रिस्क होते हैं उनसे सुरक्षा मिलती है, जैसे कि तूफान आ जाते हैं समुद्र में, माल डूब जाता है, जहाज डूब जाता है, या फिर चोरी हो जाती है। इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें बढ़ावा मिलता है। कैसे, क्योंकि वहां पे फिर फेयर खत्म हो जाता है कि अगर माल डूब जाएगा तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो कवर कर देगी, चोरी हो जाएगी तो वो कंपनी कवर कर देगी, तो यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी लॉस होगा उसको फाइनेंशियल कवर कर सकते हैं। फिर है बूस्ट शिपिंग इंडस्ट्री, मीन्स की जो कंपनियां होती हैं उनको सुरक्षा मिल जाती है। देखते हैं हम डिफाइन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन इंश्योरेंस में, समुद्री बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट वह आर्थिक हित है जो किसी व्यक्ति का जहाज, माल, कार्गो या फ्रेट में होता है। इफ लॉस अगर्स द पर्सन विल सफर फाइनेंशियली, मीन्स अगर लॉस होता है तो जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है जहाज का, माल का, ठीक है, उसको फाइनेंशियली लॉस होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलेंगे। जैसे कि माल का मालिक किस में इंटरेस्ट रखता है, माल में, जहाज का मालिक किस में इंटरेस्ट रखेगा, वो जहाज में रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मरीन लॉस, समुद्री हानि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो मरीन लॉस इज द डैमेज दैट अकर टू ए शिप, कार्गो और फ्रेट ड्यूरिंग ए सी वॉयज, समुद्री जर्नी, समुद्री यात्रा के दौरान जो भी रिस्क होता है उसको क्या बोलेंगे, हम मरीन लॉस बोलेंगे, जो भी हानि होती है, डैमेज होता है। टाइप क्या क्या है, टोटल लॉस मीन्स कि पूरा माल नष्ट हो गया, पूरा जहाज खत्म हो गया, तो पूरी तरह से जो हानि हो गई उसको क्या बोलेंगे, टोटल लॉस। फिर पार्शियल में मतलब कि कुछ हिस्से खराब हुए हैं, कुछ हिस्सा नष्ट हुआ है, तो उसको बोलेंगे पार्शियल लॉस। फिर एक्चुअल लॉस, एक्चुअल टोटल लॉस मीन्स की जो वास्तव में कितनी चीज, कितने हानि हो रही है आपको, उसका लॉस। फिर कंस्ट्रक्टिव लॉस मीन्स की कुछ वस्तु आपने बचा ली है
और कुछ नुकसान हुआ है पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव और टोटल लॉस। फिर जनरल एवरेज मीन्स कि जैसे माल लदा होता है, जहाज पे आग लग गई तो माल को फेंक दिया समुद्र में, तो जहाज बच गया, तो उसको क्या किया करेंगे, माल का त्याग कर दिया आपने, ये एवरेज लॉस हो गया। फिर पार्टिकुलर लॉस मीन्स कि केवल एक पक्ष का लॉस हुआ है, बाकी लोगों का लॉस नहीं हुआ है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मरीन पॉलिसी, समुद्री बीमा पॉलिसी क्या है, नेम इट्स टाइप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिसी आ जाती है कभी कभी। मरीन पॉलिसी वह दस्तावेज है जिसमें बीमा कंपनी समुद्री यात्रा के जोखिमों की भरपाई करने का वादा करती है, मतलब कि जैसे एक डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। टाइप्स क्या क्या है इसके, वॉयज पॉलिसी मीन्स की एक यात्रा के लिए केवल, कि इधर से जाना है आपको, वहां तक आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए आपने करवा ली बीमा, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉयज पॉलिसी। फिर टाइम पॉलिसी, एक टाइम बाउंडेशन है कि एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपने करवा लिया बीमा, इसको क्या बोलेंगे, टाइम पॉलिसी। थर्ड है आपका मिक्स्ड वॉयज कम टाइम पॉलिसी मीन्स की इसमें दोनों का मिक्सर होता है, टाइम का भी और जर्नी का भी, तो उसके क्या क्या बोलेंगे, मिक्स्ड वॉयज कम टाइम पॉलिसी। फिर थर्ड है ओपन पॉलिसी, बहुत सारी यात्राओं के लिए आप करवा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन पॉलिसी। फिर वैल्यूड पॉलिसी मीन्स की उस पर कितना माल लगा हुआ है उसकी वैल्यू फिक्स कर लेते हो आप पहले ही, इसको वैल्यूड पॉलिसी बोलेंगे। और अनवैल्यूड पॉलिसी मूल्य बाद में, जब कोई नुकसान हो गया उसके बाद आप वैल्यू तय कर रहे हो कितने का नुकसान हुआ है, इसको बोलेंगे अनवैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन क्लॉजेस यूज्ड इन मरीन पॉलिसी, मरीन पॉलिसी में प्रयोग धाराओं को समझाइए। तो प्रयोग धारा कौन कौन सी है, सू एंड लेबर क्लॉज। दिस क्लॉज रिक्वायर द इंश्योर टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज लॉस, मीन्स कि उसको खुद से ही लॉस कम करने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज, कवर द गुड्स फ्रॉम द सेलर्स वेयर हाउस टू द बायर्स वेयर हाउस, मीन्स कि जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके जो वेयर हाउस में माल लदा हुआ है वहां से लेके फिर जो रास्ते में जर्नी हो रही है वहां से लेके फिर जो बायर है वहां तक के, उसके वेयर हाउस तक के बीच में जो सारा कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं इंचमेरी क्लॉज, इसमें क्या होता है, कवर लॉस ड्यू टू मशीनरी डैमेज, तो मशीनरी में डैमेज हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, उसको कवर करती है, तो इसको बोलेंगे इंचमेरी क्लॉज। फिर है फ्री ऑफ कैप्चर एंड सीजर क्लॉज, बाहर कैप्चर सीजर होने से आने वाली चोरी वगैरह हो जाती है तो उसको हानि को वो हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर है जेटिसन क्लॉज, जांच पहुंचाने के लिए समुद्र में माल फेंका जाता है तो ऐसी हानि कवर होती है। मरीन लॉस एंड क्लॉज क्रिएट ए फेयर सिक्योर एंड सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल मरीन ट्रेड। तो ये क्लॉज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एक फ्रेट ट्रेड के लिए बनाए जाते हैं, एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है। व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया बट ये लॉन्ग में आया है। स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, यहाँ पे बीमा कंपनी आज या माल का और भाड़े का बीमा करवाती है, उसको क्या बोलेंगे, या मरीन इंश्योरेंस बोलेंगे। किस किस की खतरा रहता है इसमें, तूफान का, आग लगने का, डूबने का, चोरी होने का या फिर टक्कर होने का। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कोप क्या क्या है। सिप या हल इंश्योरेंस, जहाज की संरचना, मशीनरी आदि की सुरक्षा के लिए जहाज का बीमा होता है। फिर कार्गो, जो भी माल भेजा जा रहा है उसकी सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं। फिर फ्रेट, जो माल लदा होता है वहां पे उसकी बीमा। फिर लाइबिलिटी, कोई टकराव हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रही है, उसको कवर करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है वेयर हाउस टू वेयर हाउस, एक वेयर हाउस से लेके दूसरे वेयर हाउस तक के, सेलर के वेयर हाउस से लेके बायर के वेयर हाउस तक में बीच में जो बीमा हो रहा है, जो भी रिस्क होगा बीच में, उसको कवर करने के लिए बीमा करवा लिया। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, रिस्क कम हो जाता है इससे, तो व्यापारी होते हैं वो सेफ फील करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम मेजर लॉसेस, जो समुद्र में व्यापार करने के लिए जो घटनाएं होती हैं उनको लॉस कवर कर लेता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ट्रेडर की, डेवलपमेंट ऑफ शिप इंडस्ट्री, जो शिप इंडस्ट्री होती है वो इतना बड़ा शिप बनाती है, बहुत कॉस्टली होता है, तो उसको वो कैसे करेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो देश की तरक्की होती है, विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स की भरपाई का अनुबंध, जितनी लॉस होगा उतना ही भरपाई होगी। सब्जेक्ट टू मरीन पेरिल, समुद्री जोखिम बीमा पे आधारित होता है। गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वही अटमुट गुड फेथ वाला यहाँ पे लगता है यहाँ पे। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला लगता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एवरेज, तो एवरेज के सिद्धांत पे लागू होता है, एवरेज पर्टिकुलर एवरेज पे। फिर प्रीमियम डिपेंड ऑन रिस्क, कितना है उस पर डिपेंड करता है कि यात्रा की दूरी कितनी है, मौसम कैसा है, माल का टाइप कौन सा है,
इन सब के आधार पे प्रीमियम तय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मरीन पॉलिसी इन डिटेल। कौन कौन सी मरीन पॉलिसी होती है उनको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो वॉयज पॉलिसी, पहला कौन सा है वॉयज पॉलिसी, क्या करता है ये सिर्फ एक यात्रा को कवर करता है, जैसे कि मुंबई से दिल्ली दुबई जा रहे हो आप भाई सिर्फ, तो उसको कवर करेगा केवल एक साइड से जाने का। नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइम पॉलिसी, एक फिक्स टाइम के लिए इसको कवर करता है कि 1 साल के हो गया, 1 महीने का हो गया, तो उस अगर ये जांच का होगा तो लंबे समय के लिए होता है, तो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, ऐसे टाइप फिक्स करते हैं। फिर मिक्स्ड पॉलिसीज में दोनों कवर होती हैं कि जर्नी भी कवर कर ली उन्होंने और टाइम भी कवर कर लिया। फिर है ओपन पॉलिसी, मीन्स की मल्टीपल शिपमेंट, आप बहुत सारी यात्राएं कर रहे हो, उनको भेजने वाले माल बार बार भेज रहे हो, आ जा रहे हो, उसको पूरा कवर कर लिया। फिर वैल्यूड, कि कितना माल लग रहा है, कितने का जहाज है, उसकी वैल्यू पहले से डिसाइड कर ली उन्होंने, इसको बोलेंगे वैल्यूड पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है अनवैल्यूड, की जो एक्सीडेंट हो रहा है, हानि होने के बाद आप कितना लॉस हुआ उसको देख रहे हो, उसको आंकित कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे अनवैल्यूड पॉलिसी। फिर है फ्लोटिंग पॉलिसी, मीन्स की एक पॉलिसी में बहुत सारे शिपमेंट, बहुत सारे माल को लाने ले जाने की जो जर्नी होती है वो कवर कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, बहुत सारे जहाज जो बन रहे होते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं पहले से ही, बिल्डर्स पॉलिसी होती है ये। तो ये सभी पॉलिसी अलग अलग टाइप की पॉलिसी होती हैं अलग अलग जर्नी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, एक्चुअल लॉस या फिर पार्टिकुलर एवरेज, जनरल एवरेज। कुछ टर्म्स हैं इनको कवर करने के लिए बोला गया है। एक्चुअल लॉस क्या होता है, वास्तविक हानि, हानि क्या है, जब माल जहाज पूरी तरह नष्ट हो जाए या वापस पाना संभव ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम एक्चुअल टोटल लॉस बोलेंगे। समुद्र में जहाज डूब जाता है। नेक्स्ट है काल्पनिक कुल हानि, अकर व्हेन द कॉस्ट ऑफ सेविंग द शिप ऑफ गुड इज मोर देन देयर एक्चुअल वैल्यू, मीन्स की जो डूब रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पार्टिकुलर एवरेज, विशिष्ट औसत हानि, लॉस दैट अफेक्ट ओनली ए पार्टिकुलर कार्गो ओनर। बहुत सारे लोगों का माल होता है शिप पे, बट सिर्फ एक लोग का लॉस हुआ है, तो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर एवरेज। फिर है जनरल एवरेज, डेबिट सेक्रीफाइस ऑफ कार्गो एक्सपेंसेस मेड फॉर सेविंग द एंटायर शिप, जो माल लदा होता है उसको फेंक दिया तो जहाज को बचाने के लिए, तो कई लोगों की हानि हुई उसमें, तो उसको बोलेंगे जनरल एवरेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस, देखते हैं, डिफाइन फायर इंश्योरेंस एंड स्टेट्स इंपॉर्टेंस। अग्नि बीमा क्या है, आग बीमा, इसकी महत्व क्या है। तो फायर इंश्योरेंस इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट सेफगार्ड अगेंस्ट डैमेज एंड लॉसेस ड्यू टू फायर, इंक्लूड्स आग से होने वाला, आग से बचाव के लिए होने वाला हानि को हम क्या बोलेंगे, फायर इंश्योरेंस बोलेंगे। ऐसा अनुबंध, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बीमा कंपनी आग लगने से संपत्ति प्रॉपर्टी को होने वाली हानि की भरपाई करने का प्रॉमिस करती है। ये आग कैसे लग सकती है, कॉज्ड बाय फायर, आग आग लग सकती है, लाइटनिंग बिजली से लग सकती है, कोई विस्फोट हो गया स्मोक से लग गया, या फिर कोई और भी इससे संबंधित घटनाएं होती हैं उनसे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फायर इंश्योरेंस के, अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम फायर लॉसेस, जो आग से होने वाली हानि है उससे सुरक्षा मिलती है। बिजनेस कंटिन्यूटी, आग लगने के बाद व्यापार पुनः शुरू किया जा सकता है। सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजनेस की सहायता करने के लिए। फिर इम्प्रूव क्रेडिट वर्थनेस, मीन्स की बैंक ऋण देने में आसानी महसूस करते हैं, अगर आप बीमा ले लेते हो कोई चीज का, तो जो बैंक वगैरह है वो लोन देने में इजीनेस महसूस करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, कंडीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या क्या कंडीशन होती है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की। पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, तो वही जो प्रिंसिपल होते हैं वही सारे होंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए, इंडेमनिटी होनी चाहिए, जितना नुकसान हुआ उतनी भरपाई होगी, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर डबल एक से ज्यादा पॉलिसी लिए रखी है तो मिलकर भुगतान करेंगी, और लॉस को मिटिगेट करना चाहिए, मतलब कम से कम लॉस करवाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए लॉस कम हो हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा मिसलेनियस में आ जाता है कि बर्गलरी इंश्योरेंस क्या है, चोरी डकैती बीमा क्या है। बर्गलरी इंश्योरेंस या चोरी का बीमा वह बीमा है जो चोरी डकैती या बलपूर्वक प्रवेश, फोर्स एंट्री के कारण संपत्ति को होने वाली हानि की भरपाई करता है। इट कवर लॉस ऑफ गुड्स कैश एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू बर्गलरी, माल की चोरी, नकदी की चोरी, या फिर दुकान का आदि में तोड़फाड़। मीन्स की बर्गलरी में क्या कवर होता है, माल की चोरी हो गया, नकदी की चोरी हो गया, कैश, या फिर दुकान या ऑफिस जो है आपका उसमें, या घर है आपका उसमें तोड़फोड़ कर दिया कि लोगों ने, तो ये क्या बोलेंगे हम, बर्गलरी इंश्योरेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखें हम, व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस, ये भी एक मिसलेनियस में टाइप आया हमारा कि मोटर बीमा क्या है, मेंशन इट्स टाइप्स के प्रकार था ये। मोटर इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस दैट प्रोटेक्ट द व्हीकल, कार, बाइक, ट्रक एटसेट्रा, जो गाड़ियों को कवर करता है, गाड़ियों के बीमा को कवर करता है, फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट
किससे कवर करता है? एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, थेफ्ट चोरी से, फायर आग से और थर्ड पार्टी क्लेम से। तो इन सबको कवर करेगा तो उसके क्या बोलेंगे हम? मोटर इंश्योरेंस बोलेंगे। इट्स कंपलसरी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये बीमा करवाना कंपलसरी हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसका बीमा आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। अगर आप उसको रोड पे चलाते हो तो उसका बीमा आपको लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बीमा कौन कौन टाइप के होते हैं इसमें? थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है, अगर तीसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए। फिर एक कंप्रेहेंसिव होता है इंश्योरेंस, मतलब कि गाड़ी का, ड्राइवर का और तीसरा व्यक्ति, ये इसमें सभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। फसल बीमा क्या होता है? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, कीटों के प्रकोप आदि से होने वाली हानि की भरपाई करने के लिए हम करवाते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर होती हैं उनकी वजह से, या फिर फसल को कीड़े खा जाते हैं उनकी वजह से कोई लॉस हो रहा है, उसको कवर करने के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करवाते हैं? क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं। इससे क्या होता है? आर्थिक सुरक्षा मिलती है, ऋण चुकाने में सहायता। अगर लोन रखा है आपने, किसान ने लोन रखा है तो उसको हेल्प मिलेगी, खेती में स्टेबिलिटी रहती है एंड प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। कौन सा बीमा चल रहा है? गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है? PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट देखेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, स्वास्थ्य बीमा क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस वह बीमा है जिसमें बीमा कंपनी अस्पताल खर्च, सर्जरी, दवाइयों और उपचार की लागत भरपाई करती है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस और इंजरी। अगर आप बीमार हो तो आपका जो हॉस्पिटल खर्चा होता है, आपका कोई सर्जरी हो रही है, जो भी मेडिकल बिल होता है, उसका कौन खर्च उठाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो वो कंपनी सारा बियर करेगी। क्या क्या कवर करता है इसमें? हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर्ड, जो भी अस्पताल के खर्चे होते हैं वो कवर करते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है आपका, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, सारा ट्रीटमेंट कैशलेस होगा आपका। प्रोटेक्शन फ्रॉम मेडिकल इन्फ्लेशन, जो महंगाई हो रही है इलाज में उससे सुरक्षा मिलेगी आपको। टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन डी में, एंड पूरे परिवार का कवरेज मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इज फायर इंश्योरेंस। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड कंडीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस क्या है? वह बीमा जिसमें कंपनी आग या उससे संबंधित जोखिमों से हुई भरपाई को, हानि की भरपाई करता है। क्या क्या होती है? फायर, आग लग गई, बिजली गिर गई, विस्फोट हो गया, स्मोक से कोई डैमेज हो गया, दंगे हो गए, हड़ताल हो गई, या फिर कोई वैसा डैमेज हो गया, इम्पैक्ट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है वो। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोसीजर क्या है फायर इंश्योरेंस का। प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है पहले हमें, फिर उसका इंस्पेक्शन होगा आपकी वस्तु का, बीमा कंपनी आपका इंस्पेक्शन करवाएगी, फिर वो असेसमेंट करेगी रिस्क कितना है और उसके आधार पे प्रीमियम को फॉरवर्ड करेगी। फिर एक्सेप्टेंस होगा आपका, जो आपने प्रपोजल दिया है, फॉर्म भरा था, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी फायर पॉलिसी होगी वो इशू की जाएगी। उसमें क्या क्या मेंशन होगा? सब एश्योर्ड, कितनी आपने बीमा लिया है, कितने रुपए का बीमा हुआ है आपका, कितनी कवरेज होगा आपका, टाइप क्या है उसका, कंडीशन क्या है, प्रीमियम कितनी भरेगी आप, एंड क्या क्या चीजें कवर नहीं है उसमें, ये सब चीजें उसमें कवर रहती हैं। फिर आपको पेमेंट करना होगा प्रीमियम का। नेक्स्ट देखेंगे हम कंडीशन क्या क्या होती है फायर इंश्योरेंस की। कंडीशन वही है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए, इंडेम्निटी प्रिंसिपल होना चाहिए, जितना लॉस होगा उतनी भरपाई होगी, लॉस को कम करना चाहिए, मिटिगेशन, कंट्रीब्यूशन, अगर दो पॉलिसी ले रखी है आपने तो दोनों कंपनी मिलकर करेंगी। सब्रोगेशन होना चाहिए, क्लेम करने के बाद, पेमेंट होने के बाद बीमा कंपनी को आपकी ओनरशिप मिल जाएगी उस वस्तु की। तो ये सभी उसके प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट देखते हैं हजार्ड्स क्या होता है। हजार्ड्स जोखिम क्या होते हैं? हजार्ड सोर्स ऑफ रिस्क। हजार्ड क्या है? सोर्स ऑफ रिस्क इज द कंडीशन दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए फायर। जोखिम का स्रोत वह स्थिति है जो आग लगने की संभावना को बढ़ाती है। जैसे पुअर वायरिंग करवा रखी है आपने घर में, फ्लेमेबल स्टोरेज कोई आपने आग लगने वाली चीजें रख रखी है घर में, तो ये क्या है? आपकी जोखिम का स्रोत है, ये बढ़ा सकती है इनसे आग। दो तरह की होती है, फिजिकल हजार्ड और मोरल हजार्ड। दे रिलेट ऑन दे रिलेट टू फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी। खराब वायरिंग, ज्वलनशील पदार्थ रख रखा है आपने अधिक मात्रा में घर में, तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। फिर मोरल क्या होता है? आपने जानबूझ के आग लगा दी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मीनिंग ऑफ पेरिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिल क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति, पेरिल इज द एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस। वस्तु को नुकसान पहुंचाने वाले वास्तविक कारण विपत्ति कहलाती है, जैसे आग, लाइटिंग या एक्सप्लोजन। टाइप क्या क्या होते हैं? इंश्योरेबल पेरिल, जिसमें बीमित होते हैं, इंश्योरेबल और अनइंश्योर्ड। तो दो तरह के पेरिल होते हैं, कुछ कवर होते हैं, कुछ कवर नहीं होते हैं बीमा में, जैसे फायर, लाइटिंग, स्मोक और राइट, ये इंक्लूड होते हैं।
और कौन कौन कवर नहीं होते हैं, अनियमित कौन से होते हैं, जैसे वॉर अगर हो गया, कहीं युद्ध हो गया, उसमें कुछ डैमेज हो गया तो वो कवर नहीं होगा। न्यूक्लियर रिस्क होगा वो कवर नहीं होगा, या फिर आप जानबूझ के आग लगा रहे हो तो वो कवर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मिसलेनियस इंश्योरेंस, विविध बीमा क्या है। तो मिसलेनियस इंश्योरेंस इंक्लूड ऑल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ, फायर एंड मरीन। तो लाइफ जीवन बीमा, फायर बीमा और समुद्री बीमा को हटा के जो भी बीमा बचते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, मिसलेनियस बीमा बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं मिसलेनियस में, मोटर इंश्योरेंस हो गया, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, ये सभी क्या है आपके मिसलेनियस इंश्योरेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस दैट द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। मींस कि आप जो बीमा ले रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप में उसका हित जुड़ा होना चाहिए। यदि हानि होती है तो व्यक्ति को अधिक नुकसान, आर्थिक नुकसान होना चाहिए, मतलब अगर कोई लॉस हो रहा है तो आपको आर्थिक नुकसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसमें लॉस होने के बाद आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है। सिंपल सा है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए जो वस्तु का बीमा करवा रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, लीगल रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल, ये पहला तो प्रिवेंट गैम्बलिंग इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में जुआ बनाने में से रुकता है। प्रोटेक्ट राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर के अधिकार की सुरक्षा करता है। रिड्यूस मोरल हैजार्ड को बचाता है। इंश्योरेंस जेन्युइन इंश्योरेंस पर्पस, एग्जांपल क्या है, हस्बैंड का अपनी पत्नी के लाइफ में होता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेना चाहिए, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। IRDAI क्या है, IRDAI क्या है, भारत की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो बीमा जितना भी हो रहा है इंडिया में उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे बीमा धारकों की सुरक्षा, बीमा कंपनियों के नियमन और बीमा उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। कब इसकी स्थापना हुई, 1999 में। किसके अंतर्गत हुई है, एडा एक्ट के अंतर्गत हुई है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेस के काम करती है। इसके हेड ऑफिस कहाँ है, हैदराबाद में। कौन कौन होता है इसमें, चेयरपर्सन होता है एक, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। 1999 में इसकी स्थापना हुई है एडा एक्ट के अंतर्गत। फंक्शन क्या है, ये क्या क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनियां होती हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनके लिए कानून बनाता है, उनको रेगुलेट करता है। सेकंड है जो पॉलिसी होल्डर होल्डर होते हैं, जो पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी हितों की रक्षा करता है, जल्दी जल्दी क्लेम करवाता है, सेटलमेंट, उनके लिए ग्रीवेंस सिस्टम लगा रखा है, हेल्प करवा रखी है, एंड स्टैंडर्ड पॉलिसी गाइडलाइन बना रखी है। प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ावा देता है जिससे कि अच्छे से प्रतिस्पर्धा वो बेनिफिट मिले किसको, पॉलिसी होल्डर उसको। इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय सुरक्षा निश्चित करता है, रेगुलेट करता है एजेंट को और ब्रोकर को। न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है, नए उत्पादों को, जो नए नए प्लान आ रहे हैं, नए पॉलिसी बना रही कंपनियां, उनको अप्रूव करता है। कंज्यूमर को एजुकेट करता है, कैंपेन चलाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। सबरोगेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबरोगेशन क्या होता है, प्रतिस्थापन मींस की subrogation is a legal principle of insurance which gives the insurer the right to step into the shoes of the insured after paying the claim and recover the loss from the third party responsible for the damage। subrogation क्या होता है, जैसे आपने बाइक इंश्योरेंस लिया, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट कर दिया। सब्रोगेशन में क्या होगा, जो बीमा कंपनी होगी वो क्या करेगी, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया होगा उससे वो वसूल करेगी उसको। इसको क्या बोलेंगे हम, सब्रोगेशन बोलेंगे। हानि करने वाले व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से नुकसान की वसूली कर सके, ठीक है, तो इसको राइट मिल जाता है क्लेम करने के बाद। जब वो आपको पेमेंट कर देगी, भुगतान कर देगी बीमा कंपनी, तो उसके बाद उसको राइट मिल जाएगा कि वो जो जिसने डैमेज किया, जिसने हानि पहुंचाई है, उस व्यक्ति से वो भरपाई कर सके, वसूली कर सके। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है सब्रोगेशन, सब्रोगेशन अप्लाई इन ऑल इंडेमनिटी इंश्योरेंस सच एज, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में, और कहीं कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस में अप्लाई होता है। बट ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सब्रोगेशन इन सभी जगह अप्लाई होगा बट वो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।